ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। रांची के रिम्स स्थित हॉस्टल नंबर 5 से एक युवक का जला हुआ शव बरामद किया गया, जिसके बाद सनसनी फैल गई। एसएसपी के अनुसार मृतक की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। बरियातू पुलिस मौके पर पहुंच मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। मृत युवक मेडिकल स्टूडेंट है या किसी अन्य संकाय का छात्र, इसकी पड़ताल की जा रही है। मौके पर एफएसएल की टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया है। खबर लिखे जाने तक एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। वहीं सदर डीएसपी द्वारा मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। रिम्स के अधीक्षक भी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। मृत युवक के रिम्स के एफएमटी डिपार्टमेंट का छात्र होने की है आशंका। तमिलनाडु का रहने वाले एक छात्र डॉक्टर मदन की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज है। संभव हो कि मृतक वही छात्र हो। सूचना मिलते ही सिटी एसपी भी मौके पर पहुंचे एवं घटनास्थल की जांच शुरू कर दी गई है। ये रिम्स का फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट का स्टूडेंट है, सेकेंड ईयर का, मदन कुमार नाम है, तमिलनाडु का रहने वाला है। उसका डेड बॉडी है। ये घटना हत्या है या आत्महत्या है, अनुसंधान हो रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद बहुत सारा फैक्ट क्लियर हो, क्योंकि अगर वो बर्निंग जो होता है, अगर वो मरने से पहले होता है तो उसमें जो ब्लिस्टर्स और वेसिकल्स होता है वो सब आता है। तो पोस्टमार्टम में पता चलेगा कि एंटीमार्टम बर्निंग है या पोस्टमार्टम बर्निंग है, और अकॉर्डिंगली बाकी इसका हम लोग जो है कॉल डिटेल रिकॉर्ड मंगवाए हैं, उसकी भी छानबीन कर रहे हैं। रात 10:10 पर इसने बात की है अंतिम बार। बाकी सारे बिंदु पर अनुसंधान जारी। और इधर जमशेदपुर में परसुडी थाना से महज 10 मीटर की दूरी पर खास महल में 1 एकड़ सरकारी भूभाग पर स्लैग डंप कर अतिक्रमण किए जाने का मामला प्रकाश में आया है, जिसकी शिकायत आरटीआई एक्टिविस्ट विनय सिंह ने जिला के एडीसी से किया था, जिसको लेकर जिले के एडीसी जयदीप तिग्गा ने स्थल निरीक्षण कर उसकी जांच की और उसे सही पाया है। जांच के बाद जमशेदपुर अंचलाधिकारी मनोज कुमार, अंचल निरीक्षक हिम्मतलाल महतो को बुलाकर जब जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने एडीसी के समक्ष तालाब में मिट्टी फिलिंग करने की जानकारी से इनकार कर दिया। एडीसी ने स्लैग डंपिंग पर रोक लगाने का आदेश अंचलाधिकारी मनोज कुमार और थाना प्रभारी राजकुमार वर्मा को दिया है। साथ ही तालाब की सरकारी भूमि पर स्लैग डंप करने वालों की पहचान कर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। आपको बताते चले कि परसुडी थाना के बगल में भूमि माफियाओं द्वारा सरकारी तालाब को आधी रात को स्लैग गिराकर भरने का काम किया जा रहा था। वहीं एडीसी जयदीप तिग्गा ने जमशेदपुर अंचलाधिकारी और परसुडी थाना प्रभारी को सख्त आदेश देते हुए कहा कि जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं उसे जल्द से जल्द 24 घंटे के अंदर पहचान कर उसके खिलाफ कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि स्लैग गिराने से पर्यावरण भी दूषित हो रहा है। प्लॉट नंबर दाग नंबर है 99, खास महल भूमि है, बिल्कुल थाना से सटा हुआ है और अंचल ऑफिस के सामने है, जिससे मिट्टी भर के एनक्रोचमेंट किया जा रहा है। ये एक नहर भी है, नाला भी है, जिसको पूरा भर के पर्यावरण को भी नुकसान कराया जा रहा है। इसमें सीआई और सीओ को कहा गया है कि तुरंत 24 घंटा के अंदर कार्रवाई करने के लिए जा रहा है। पहले भी सर आप विजिट, थाना से सटा हुआ भूमि है और अंचल कार्यालय है जी, तो आप जिला से हाथ में पट्टी बांध दिया जैसा लगता है, और इन पे कार्रवाई होगा तभी कुछ होगा। धन्यवाद। और वहीं मनोहरपुर थाना अंतर्गत अरवा कोचा गांव के बोदरा टोला में 81 वर्षीय वृद्ध सेलाय जामुदा के गांव के ही विशु बोदरा नामक एक युवक ने लकड़ी के बोटा से पीट कर हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने आरोपी विशु को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। हत्या की वारदात मृतक के भतीजे सिकंदर जामुदा के घर के आंगन में हुई है। घटना को लेकर सिकंदर ने बताया कि धान के फसल की कटाई से पूर्व बीती रात उसके घर के आंगन में पूजा पाठ का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में चाचा सेलाय जामुदा को भी बुलाया गया था। चाचा का घर उसके घर से महज कुछ मीटर की दूरी पर है। रात करीब 8 बजे पूजा पाठ के बाद वो घर के अंदर चला गया। उसके बाद विशु कहीं से लकड़ी का बोटा लेकर आया, जहां दोनों के बीच कहासुनी हुई। उसके बाद विशु ने उसके चेहरे, सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में घातक प्रहार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गांव के कुछ लोग हत्या के पीछे की वजह जमीन विवाद बता रहे हैं। दूसरी ओर पुलिस ने सूचना मिलने पर आरोपी विशु बोदरा को पकड़ लिया। साथ ही हत्या में प्रयुक्त बांस की लकड़ी भी बरामद कर ली गई।
मामले में मृतक की पत्नी बूदनी जामुदा के बयान पर थाना में केस दर्ज किया गया है। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच पड़ताल में जुट गई है। और सरायकेला जिले के आदित्यपुर स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT कॉलेज में महामहिम राज्यपाल ने प्रस्तावित कार्यक्रम की मॉनिटरिंग करने गुरुवार को खुद सरायकेला SP डॉक्टर विमल कुमार कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। राज्यपाल CP राधाकृष्णन 4 नवंबर को NIT जिमखाना भवन में आयोजित 13वें दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे। राज्यपाल के आगमन को लेकर सरायकेला जिला पुलिस प्रशासन द्वारा पुख्ता तैयारी की जा रही है। NIT प्रबंधन के साथ जिला पुलिस द्वारा कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने को लेकर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार गुरुवार को NIT संस्थान पहुंचे, जहां रजिस्ट्रार कर्नल प्रोफेसर निशित राय के साथ मिलकर इन्होंने कार्यक्रम स्थल और रूट चार्ट का भी निरीक्षण किया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक द्वारा RIT थाना प्रभारी सागर लाल मेहता सर्जेंट मेजर को राज्यपाल के आगमन और प्रस्थान को लेकर विशेष दिशा निर्देश दिए गए। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर जिला पुलिस प्रशासन द्वारा पूरी तैयारी की जा रही है। माननीय राज्यपाल महोदय को आना है 4 तारीख को, यहाँ पे कन्वोकेशन सेरेमनी है। इसको लेकर के कहाँ हमारा फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट होना है, क्या रूट रहेगा, और ये सब जो भी व्यवस्थाएं हैं वो सब देखी जा रही हैं। उसमें सभी संबंधित पदाधिकारी कर्मी को जो है निर्देश दिया गया है। वहीं 3 नवंबर से 5 नवंबर तक रांची के आड्रे हाउस में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा राज्य स्तरीय कला एवं हस्तशिल्प प्रदर्शनी से बिक्री का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी आड्रे हाउस रांची में सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की रवि कुमार ने दी। रवि कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना है, जिसके तहत इस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है। राज्य भर के स्कूली बच्चों द्वारा बनाई गई कलाकृतियों की एक प्रदर्शनी मेले में लगाई गई है। लगभग 100 से अधिक श्रेणियों में उत्कृष्ट कलाकृतियां रखी गई हैं। हर कलाकृति अपने आप में एक कहानी है, जिसमें छात्रों की प्रतिभा के साथ उनके संघर्ष एवं भविष्य की भी झलक देखने को मिलेगी। इस प्रदर्शनी के पीछे शिक्षा विभाग की दूरदर्शितापूर्ण सोच की भी कहानी है। इसमें बच्चों द्वारा बनाई गई चित्रकारी, खिलौने, साज सज्जा के सामान, स्थानीय कला का प्रदर्शन, राज्य की विशेष पहचान आदि अनेक कलाकृतियां देखने को मिलेंगी। 2400 जिला से स्टूडेंट्स आया हुआ, उसमें कुछ जिला बहुत ही अच्छा आगे प्रगति कर रही है। उसमें आप लोग भी अभी थोड़ा सा एक देख लिया होगा, उसका बच्चा के साथ में क्या स्किल है, उसको उनका एक किसी आर्ट एंड क्राफ्ट का उनका एक भविष्य में उनका एक प्रोफेशन का तरफ से वो करके अपने सोसाइटी के एक आर्ट एंड क्राफ्ट में कल्चर है उसका बढ़ावा करने के लिए वो काम करा सकते हैं। उसी सोच के आधार पर ये एग्जीबिशन कराया गया। आपसे मेरा अनुरोध है, इसी का पब्लिक के सामने ले जाएं, इसमें कैसा अच्छा क्राफ्ट है उनके सामने लेके जाएं, तो बच्चा का मनोबल बढ़ाने के लिए एक मौका मिलेगी। साथ में इसके माध्यम से उसका एक आइडेंटिफाई करा सकते हैं। हम लोग इसमें भी ये सामने आई, कल भी एक स्टूडेंट का भी लेके आएंगे उनको, वो भी उनके यहाँ पर लाइव डेमो होगा। ये एक साथ में बहुत पिक्चर के एक साथ में करा सकते हैं। इसी तरफ से अन्य बहुत स्टूडेंट है, उनका स्किल है। झारखंड में जंगलों पर, गांवों पर छुप गया, उसका लेके आने के लिए ये कराया जा रहा है। इसमें पब्लिक के सामने इसका लेके जाएंगे। इसमें कितना भी वो क्राफ्ट का मतलब बहुत कम प्राइस रखा है, ताकि वो भी उनका पढ़ाई के लिए काम होगी। इसलिए ये एग्जीबिशन का टैगलाइन रखा है, अर्निंग फॉर लर्निंग करके। अपने फ्री टाइम में अपने स्किल का डेवलपमेंट करने समय में उनसे कितना क्राफ्ट हुआ जा रहा है उसका वो मॉनिटाइज हो जाएगी। और जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय के कार्यकाल के माध्यम से महानंद बस्ती के कई बुजुर्गों का विधवा पेंशन वृद्ध पेंशन कार्ड बनाया गया, जिसका वितरण क्षेत्र के विधायक सरयू राय के माध्यम से बुजुर्गों के बीच वितरित किया गया।
वहीं क्षेत्र की महिलाओं पुरुषों को एक एक कर सभी बस्ती में बने लोगों का प्रमाण पत्र विधायक सरजू राय ने बांटा। महानंद बस्ती सामुदायिक भवन के बगल में छठ घाट है, जिसके लिए सौंदर्यीकरण की व्यवस्था की जा रही है ताकि स्थानीय महिला भगवान सूर्य देव की आराधना ठीक से कर सके। इसके बाद क्षेत्र में कृत्रिम रूप से बने छठ घाट का भी विधायक सरजू राय ने निरीक्षण किया और जो भी कमियां बताई गई उसे जल्द से जल्द दूर करने की बात भी उन्होंने कही। महानंद बस्ती के कई बुजुर्ग लोगों का हमारे कार्यालय के माध्यम से विधवा पेंशन वृद्धा पेंशन बना है, तो आज उसी को बांटने का एक सामूहिक कार्यक्रम था। तो करीब मुझे लगता है कि 16 या 17 बने हैं, जिसमें से 2-3 लोग नहीं आए और एक व्यक्ति हैं जिनका 2 दिन पहले देहांत हो गया है। तो हमारे यहाँ से ये प्रयास हो रहा है कि जो भी अप्लाई करे हम लोग उसका विधवा पेंशन हम बनवा दें। ये कार्यालय से रोज हो रहा है काम, इसलिए आपके माध्यम से मैं लोगों से कहूँगा कि जिनको भी ज़रूरत लगे पूरे जमशेदपुर में कहीं के भी हों, हमारे कार्यालय में बारीगी में आ जाएंगे, एप्लीकेशन दे देंगे, सारा कागज़ सही रहेगा तो उनका 15 दिन में पेंशन का कागज़ बन जाएगा। कार्यक्रम था कि 3 महीना पहले यहाँ पर विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन का फॉर्म यहाँ पर भरे गया था, जो कि वृद्धा और विधवा पेंशन बन के आ गया सबका। उन लोगों का प्रमाण सर्टिफिकेट देना था, इसलिए कार्यक्रम को राय जी आए थे, अपने हाथ से सभी को वितरण किए। आने के दौरान में महानंद बस्ती में कुछ ऐसी परिस्थिति है कि छठ घाट बनाए हैं, जिस छठ घाट में घास कचरा और क्रैक कर गया है, उनको दिखाया गया, घुमा के आश्वासन देके गए हैं कि हम छठ के पहले काम को करा देंगे। झारखंड में 5000 मीट्रिक टन क्षमता वाले 2 कोल्ड स्टोरेज का संचालन दिसंबर महीने से शुरू हो जाएगा। कोल्ड स्टोरेज के संचालन के लिए सहकारिता विभाग और एजेंसी के बीच आज रांची के नेपाल हाउस स्थित झारखंड मंत्रालय में MOU किया गया। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख की उपस्थिति में चतरा और पूर्वी सिंहभूम जिले के लिए MOU हुआ। चतरा जिला के कोल्ड स्टोरेज संचालन के लिए मेसर्स तृप्ति राइस मिल और पूर्वी सिंहभूम के लिए हजारीबाग होप एंड हेल्थ केयर के साथ MOU किया गया। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने इस मौके पर कहा कि ये किसानों के लिए वरदान साबित होगा। उन्होंने कहा कि इससे किसानों के उत्पाद का सही मूल्य भी मिल पाएगा। बताते चले कि राज्य के करीब 20 जिलों में सरकारी कोल्ड स्टोरेज के दरवाजे बंद थे। इधर 3 जिलों में निविदा की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और 11 जिलों के लिए निविदा प्रक्रिया में है। राज्य के शेष 4 जिलों में भी बहुत जल्द कोल्ड स्टोरेज निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मंत्री ने बताया कि राज्य के 58 लाख बिरसा किसान को इसका लाभ मिलेगा। विभाग ने 10,21,000 रुपए सालाना इसका किराया तय किया है। इधर एजेंसी के अनुसार दिसंबर माह तक कई कोल्ड स्टोरेज काम करने लगेंगे। के सहकारिता प्रभाग अंतर्गत आज राज्य के 2 जिलों चतरा और पूर्वी सिंहभूम में 5000 मीट्रिक टन क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज का फाइनल MOU मेसर्स तृप्ति राइस मिल प्राइवेट लिमिटेड चतरा के लिए और मेसर्स हजारीबाग होप एंड हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड पूर्वी सिंहभूम के लिए आज यह MOU हुआ। किसानों के लिए और सहकारिता प्रभाग के लिए, जो कई वर्षों से ये दिन का इंतजार था, मूल्य संवर्धन के लिए, वैल्यू एडिशन और लोगों को कृषि उत्पाद के उचित मूल्य हेतु सरकार का यह कदम अब धरातल पर उतरते नजर आ रहा है। इसके साथ 18 अन्य जिलों में कोल्ड स्टोरेज निर्माण की प्रक्रिया प्रगति पर है। इसमें से कई जिलों में अब
तक एजेंसियों का भी चयन कर लिया गया है, जैसे रांची, गिरिडीह, देवघर। सारी चीज़ों को एक साथ करने का हमारा विचार है। भवन निर्माण विभाग जैसे ही हमें कोल्ड स्टोरेज हैंड ओवर करती है, कई कार्य प्रगति भौतिक तरीके से हमने जो समीक्षा किया है 80% कंप्लीट है, कहीं 100% है, कहीं 60% है, और उसके बाद शेष 4 जिलों में जो प्रस्तावित है कि पहले जहां बन गए हैं वहां रन करके दिखाएं, उसके बाद उन जिलों में भी कोल्ड स्टोरेज जिसकी स्वीकृति मिल चुकी है, धनबाद, खूंटी, रामगढ़ और गोड्डा, उसमें भी निर्माण की प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी। हम हजारीबाग से हैं और जिम्मेदारी एक हमको चतरा कोल्ड स्टोरेज चलाने की जिम्मेदारी। इसमें क्या क्या करना है, कैसे होगा, कब से शुरू होगा? इसमें शुरू होगा क्या, इसके बाद एमओयू तो हो गया, उसके बाद इलेक्ट्रिक नहीं लगा हुआ उसमें, इलेक्ट्रिक का काम खत्म हो जाएगा, तुरंत हम हैंड ओवर लेंगे, हम तैयार हैं हैंड ओवर लेंगे। और दिसंबर से आलू का सीजन दिसंबर से होता है किसानों का, किसानों के हित का है, इसलिए किसान का ही चीज़ है, तो सबसे पहला आलू होता है। कोल्ड स्टोरेज का मतलब ही हुआ आलू, आलू रखाएगा सबसे पहले वही चीज़ आलू से शुरू हुआ। उसके बाद व्यापारियों के लिए हुआ गुड़ हो गया, अंडा हो गया, फल हो गया, किशमिश हो गया, और जो वगैरह वगैरह जो सीजनली सब्जियां हैं। किसान लोग बहुत से जाते हैं मार्केट करने के लिए, टोकरी में ले गए, उनका आधा बीघा शाम होते होते वो औने पौने में बेच के आना चाहते हैं, तो उनको रखने का जगह मिल गया, फिर सुबह वो निकाल के हमारे यहाँ से ले जाए। वहीं जमशेदपुर कृषि विभाग भवन में कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा झारखंड राज्य फसल राहत योजना की जानकारी के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के सभी अंचल अधिकारी, कृषि पदाधिकारी, झारखंड राज्य सहकारी बैंक के प्रतिनिधि और संबंधित विभागों के कर्मचारी, लैंड्स के अध्यक्ष एवं सचिव उपस्थित हुए। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य खरीफ मौसम 2023 के लिए आवेदन की प्रक्रिया, फसल बीमा राहत योजना से ज्यादा किसानों को जोड़कर इसका लाभ उन्हें दिलवाना, इस योजना के व्यापक प्रचार प्रसार तथा भूमि एवं फसल सत्यापन की प्रक्रिया को गति देने के उद्देश्य से जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस योजना का लाभ जमशेदपुर कृषि विभाग भवन में कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा झारखंड राज्य फसल राहत योजना की जानकारी के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के सभी अंचल अधिकारी, कृषि पदाधिकारी, झारखंड राज्य सहकारी बैंक के प्रतिनिधि और बीएओ, बीटीएम, एटीएम के कर्मचारी एवं लैंप्स के अध्यक्ष एवं सचिव अधिकारी उपस्थित हुए। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य कृषिगत कार्यों व पशुपालन को बढ़ावा देना व इसके लिए घोषित सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाना है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए 30 नवंबर तक जिले के सभी किसानों का रजिस्ट्रेशन करना है। पूर्वी सिंहभूम जिले में झारखंड राज्य फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए 15 नवंबर 2023 तक की तारीख तय थी, लेकिन इसकी समय सीमा बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया है। इस जिले में लगभग 70,000 किसानों के रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य रखा गया है। झारखंड राज्य फसल राहत योजना के तहत किस तरह से किसान आवेदन करे JR5 पोर्टल पर, प्लस उसका लैंड वेरिफिकेशन किस तरह से होता है, हल्का स्तर पर, CI के स्तर पर, CO के स्तर पर, AC के स्तर पर, DC के स्तर पर। उसके साथ ही साथ फसल का वेरिफिकेशन किस तरह से होता है, उसका जानकारी PPT के माध्यम से दिया जा रहा है। कब तक करना है सर इसको? ये फसल बीमा झारखंड राज्य फसल राहत योजना की अंतिम तिथि 30 नवंबर तक बढ़ाई गई है, तो ये 1 महीना का समय है। इसमें हम लोग को का टारगेट है अधिक से अधिक किसानों को इससे लाभान्वित करें। अब तक जो हुआ था सर, उस पर संतुष्टि हुआ है? नहीं, अभी हम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि यहाँ किसानों की संख्या काफ़ी अधिक है। अभी हमारा मात्र 40,000 लगभग रजिस्ट्रेशन है और आवेदन खरीफ फसल के लिए मात्र 21,000 अभी तक हुआ है। तो हम लोग का टारगेट है कि इसको अधिक से अधिक कम से कम 70,000 करने का है। 70,000 रजिस्ट्रेशन एवं आवेदन भी 70,000 लगभग किसानों का हो जाए, ये हमारा टारगेट है। ठीक है, थैंक यू सर।
और उधर झारखंड में कुर्मी को एसटी में शामिल करने की मांग को लेकर समाज के विभिन्न संगठनों द्वारा लगातार आंदोलन किया जा रहे हैं और केंद्र सरकार से कुर्मी को एसटी में शामिल करने की मांग की जा रही है, लेकिन आज तक उन्हें आदिवासी समाज का दर्जा नहीं दिया गया है। अपनी इस मांग को लेकर कुर्मी समाज आंदोलनरत है। हाल ही में कुर्मी संघर्ष मोर्चा द्वारा रेल रोको अभियान के तहत केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन किया गया था, जिससे रेलवे को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा और यात्रियों को भी काफी परेशानी झेलनी पड़ी थी। आज कुर्मी समाज का एक प्रतिनिधिमंडल झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मिला और कुर्मी को आदिवासी का दर्जा दिए जाने का एक मांग पत्र उन्हें सौंपा। राज्यपाल ने इस मांग पर पहल करने पर आश्वासन दिया है। ये जब से कुर्मी ट्राइबल सूची से हटाया गया है 1950 से, लगातार लोग जहां तहां आंदोलन, कागज कलम, धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं। रेल टेका कार्यक्रम, उसी संबंध में हम लोग एक मांग पत्र दिए। मांग पत्र में हम लोग पूरा डॉक्यूमेंट के साथ दिए, पूरा प्रमाण के साथ, गेजेटियर 1931 लेके हजारीबाग से लेके उड़ीसा तक के लेके सभी कागज पत्र हम लोग महामहिम को सौंपे। वहीं विधायक सुखराम उरांव ने चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र के 12 महत्वपूर्ण योजनाओं की स्वीकृति के लिए जिला प्रशासन को अनुशंसा पत्र भेजा था, जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। वहीं संबंधित विभाग द्वारा बुधवार को योजना स्थल का निरीक्षण किया गया ताकि योजनाओं का प्राक्कलन तैयार किया जा सके। बताते चले कि इनमें 12 योजनाओं का निर्माण डीएमएफटी फंड से होगा, जिसमें चक्रधरपुर के 6 और बंदगांव प्रखंड के 6 योजनाओं को स्वीकृति मिली है। ये सभी योजनाएं डीएमएफटी के शासी परिषद की बैठक में सर्वसम्मति से स्वीकृत हुई है। उप विकास आयुक्त से डीएमएफटी के सचिव के निर्देश पर संबंधित विभाग के पदाधिकारियों द्वारा बुधवार को स्थल निरीक्षण करते हुए मापी की गई ताकि योजना का प्राक्कलन तैयार हो सके। निरीक्षण के दौरान विशेष प्रमंडल के कन्या अभियंता बसंत कुजूर और प्रकाश उरांव सहित दिशोम गुरु आशीर्वाद योजना के अध्यक्ष सह झामुमो युवा नेता सन्नी उरांव, नकटी पंचायत के मुखिया सह विधायक प्रतिनिधि मिथुन गागराई, जिला परिषद सदस्य लक्ष्मी हांसदा सहित अन्य गणमान्य लोग इस मौके पर मौजूद रहे। इधर पूर्वी सिंहभूम जिला कृषि पदाधिकारी के निर्देश पर मुसापनी प्रखंड गोहला पंचायत स्थित देवली एग्री स्मार्ट ग्राम में प्रत्यक्षण किट एवं उत्पाद वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में घाटशिला विधायक रामदास सोरेन, विशिष्ट अतिथि के रूप में 20 सूत्री कार्यक्रम अध्यक्ष प्रधान सोरेन, प्रभारी बीडीओ सह सीओ विजय कुमार महतो, कृषि विभाग के पदाधिकारी एवं किसान उपस्थित थे। इस मौके पर अतिथियों का बुके देकर स्वागत किया गया। मौके पर विधायक रामदास सोरेन ने किसानों को झारखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी और इसका लाभ उठाने की बात कही। तत्पश्चात 125 किसानों के बीच प्रत्यक्षण किट का वितरण किया गया ताकि किसान सब्जी भाजी उपजाकर अपनी आमदनी में वृद्धि कर सके। देवली गांव को विधायक रामदास सोरेन के सौजन्य से ही एग्री स्मार्ट ग्राम के रूप में चयन किया गया है। देखिए, हमारी सरकार हेमंत सोरेन की सरकार द्वारा हर प्रखंड में एक स्मार्ट विलेज सभी विधायक को अनुशंसा करके भेजने को कहा था और उसमें स्मार्ट विलेज का ये मतलब है, उसमें जो खेती बाड़ी से संबंध रखता है वैसे गांव को चुन करके भेजने के लिए कहा गया था। क्योंकि ये देवली गांव बहुत पहले से ही खेती बाड़ी सब्जी उगाने में बहुत आगे रहता है, इसलिए हमने यहाँ इस गांव के नाम को स्मार्ट विलेज का नाम से अनुशंसा करके भेजे थे और अनुशंसा होने का मेरा अनुशंसा को स्वीकृति मिली, जिस कारण आज हमारी सरकार की ओर से सारी जो भी यहाँ पर किसानों जो सुविधा किसान के लिए हर सुविधा सरकार के माध्यम से उपलब्ध कराएगा, ये सरकार अपना प्रावधान बनाया है। सारा फायदा मिलेगा किसानों को। इसमें बैगन, टमाटर अभी जो बीज उपलब्ध कराया जा रहा है किसानों को समय पर, इसमें खेती करके बहुत लाभान्वित होंगे हम लोग। कितने किसानों को दिया जा रहा है? अभी 125 किसान हैं। अभी उन लोग 10 दिन का ट्रेनिंग लिए हैं हरि मंडप के सामने और अभी बीज का वितरण किया जा रहा है आज।
हाँ, पहले सरसों का बीज मिला है बहुत किसानों को और आज भी दिया जाएगा। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।